चलो एमसीक्यू सेक्शन स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए। पढ़ो पहले एमसीक्यू। रेजिस्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, किसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है? हमको पता है फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो कहां पर सेमीकंडक्टर? तो यहां पर आपको ये सब तो मेटल्स है, मिलेगा सिलिकॉन। कौन मिलेगा? सिलिकॉन। सेकेंड, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.6 ohm, then the maximum current that can be drawn from the battery. बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, जो हम इसके साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r कनेक्ट कर लेंगे तो करंट क्या मिलता है? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन आपको मैक्सिमम करंट चाहिए बैटरी में से, तो आप इसको जीरो कर दोगे। आप एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे ही नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे नहीं, जो बैटरी है उसी के दो टर्मिनल को कनेक्ट कर लोगे। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? E/R। E कौन है बच्चों? 12। R कौन है? 0.6। तो 120/6, तो ये 20 आंसर आ जाएगा। सही है, सही है। 3. If a battery of 12 volt is connected across the diametrical end points of A and B of a conducting ring of radius R, and the current drawn from the battery is I, then the magnetic field produced at the center of the ring due to the ring is। समझो एक चीज, ये एक रिंग है, ये उसके दो डायमेट्रिकल पॉइंट हैं, और यहां से मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। यहां से मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, तो यहां से ये करंट आई जाएगा, तो आधा करंट यहां पे जाएगा, हाफ करंट यहां पे जाएगा। तो जितना सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां से आउटवर्ड होगा, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये जितना इनवर्ड प्रोड्यूस करेगा ये उतना आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा। सही है? कोई बोलेगा सर लेकिन ये तो अपने डायमेट्रिकल पॉइंट लिए, लेकिन मान लो कि हम कोई भी दो रैंडम पॉइंट पकड़ लेते हैं ये वाले, और यहां पे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो भी बच्चों 0 आएगा। यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा, दोनों में से ये बड़ा है तो उसमें से करंट भी कम जाएगा, ये छोटा आर्क है तो उसमें से करंट भी ज्यादा जाएगा, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही आएगा कि उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है? 0 ही होगा। याद रखो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं कि आप डायमेट्रिकल ही लो, कोई भी दो लोग। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कैरिंग स्टेडी करंट I। कैसा ग्राफ है? लॉन्ग स्ट्रेट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पूछा है। तो हमने पढ़ा था कि ये एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है I जितना, ये उसकी एक्सिस है, उसके सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन जैसे सेंटर से बाहर जाएंगे तो जब आपकी एम्पीरियन लूप होगी वो कुछ ना कुछ करंट ज्यादा एंक्लोज करती जाएगी। कब तक? जब तक आप सरफेस पे आओगे तब तक। तो इनर पॉइंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? B = μ0I 2πr² इंटू R। मतलब मैं यहां पे ये लेता हूं, सही है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं B ∝ R। इनवर्ड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से, एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन एक बार बाहर चले गए तो फिर डिस्टेंस ही इंक्रीज होगा, तो उस वक्त फॉर्मूला क्या आएगा? μ0I अपॉन 2πr। तो यहां पर आप लिखोगे तो B ∝ 1/R। ये किसके लिए? R स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और ये ग्रेटर देन के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हो कि अप टू सरफेस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मतलब स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा, मतलब आपका आंसर कौन बैठेगा? बी आंसर बैठेगा। नेक्स्ट, a closely wound solenoid 120 centimeter long has 4 layers of winding of 400 tons each. The diameter of solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnetic field of B inside the solenoid. भाई सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0NI। N is a number of turn per unit length। इसको बोल देंगे तो 4π × 10⁻⁻7 स्मॉल n, ये कौन हो गया? 400, और करंट कौन है? 8। सही है?
तो चलो इसको कंपेयर करेंगे। क्या आएगा? अरे डायरेक्ट कर दो यार, 4 4 जा क्या होता है? 16 होता है ना, और मल्टीप्लाई पाई में ही आपको आंसर लाना है। 128, ओके, पाई में ही आंसर लाना है, तो फिर आंसर क्यों नहीं आया बच्चों? आंसर क्यों नहीं आया? अरे 4 लेयर्स है, सही, सॉरी, यहाँ पे 4 लेयर्स है, और फॉर्मूला भी मैंने गलत लिखा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आपको टोटल दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, मतलब ये नहीं आएगा, सही है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, गलती है, ये गलती है। क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, तो एक लेयर, एक सोलेनॉइड का लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर है, ऐसे कितने लेयर्स हैं? 4। तो यहां पर आप देख पाओगे कि हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिए है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए है। तो एक काम करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ l है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन l लिख देंगे। तो यहां पे 4 पाई आप लिख लोगे, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 400। लेंथ कितनी है बच्चों? 120 सेंटीमीटर, इसको 1.2 मीटर आप बोल सकते हो, और करंट क्या है? 8। सही है बच्चों। अभी इसको कैलकुलेटर से ही कर दो, चलो, तो गलती ना दे, पाई नहीं काउंट करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1.2, 4266 ऐसा कुछ आ रहा है, 42667 इंटू 10 टू पावर -7। सही है, 3 पॉइंट कवर कर लेंगे तो 4.27 इंटू पाई को पाई हमने रहने दिया, पाई, ये पाई हमने काउंट नहीं किया है, और यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 पॉइंट गए, तो -3। कहाँ पर ऐसा आंसर? आंसर आपका सी में आ जाएगा। सही है। 6th, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r and 1 turn is formed from the conducting wire of length L, and on passing the current I, the obtained magnetic dipole moment is M. If this wire is then converted to a ring of 2 turns on passing electric current, the new dipole moment obtained is, याद रखो, आपके पास एक वायर था, इसको बोल देते हैं सपोज L, आपने उसमें से एक रिंग बनाई, तो जिसकी रेडियस मान लेते हैं r है, उसमें से I करंट पास हुआ, तो उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? M इज इक्वल टू N I A। इसको प्रपोर्शन से भी गिन सकते हो, लेकिन पहले एक बार बेस से गिनते हैं। तो आपने एक ही टर्न बनाया, तो नंबर ऑफ टर्न 1, करंट I, और एरिया कितना? पाई r स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा पाई r स्क्वायर, उसका इनिशियल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फिर आपने क्या किया? फिर उसी में से आपने 2 टर्न्स का बनाया। कितने टर्न लिए? 2, और हम n टर्न्स पकड़ के चलते हैं। हम कितने टर्न्स पकड़ के चलते हैं? n, और फाइनल में जाके n को 2 रख देंगे, तो आपको एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा। नाउ दिस वायर इज बेंट इनटू n टर्न्स कॉइल। ओके, तो भाई जो n कॉइल हो जाएगी तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? n, और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? r/n। जितने टर्न्स ज्यादा हो गए, रेडियस उतनी छोटी होती जाएगी। सही है। तो यहां पर नया डायपोल मोमेंट क्या आएगा? N I A। N कौन? N I A कौन? पाई r स्क्वायर, मतलब r/n का स्क्वायर। तो I आपका रह गया पाई r स्क्वायर अपॉन एक n रह जाएगा। लेकिन बच्चों ये कौन? ये तो आपका m है, तो यहाँ पे m अपॉन n, पहले जो डायपोल मोमेंट थी उससे n पार्ट की हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका n 2 है, तो नई डायपोल मोमेंट m/2 हो जाएगी। कहाँ पर है आंसर? तो आपको मिल जाएगा A में। सही, सही। नेक्स्ट 7, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड with its axis at 30 degree with uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude 4.5 into 10 to power -2 joule. The magnitude of the magnetic moment of the magnet will be, चलो यहां पे देखेंगे, पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? mb sin थीटा, और थीटा आपको यहां पे 30 डिग्री दिया है। चलो टॉर्क कितना है? टॉर्क कितना है? तो देखो आपको ये दिया है कितना?
4.5 इंटू 10⁻⁻²। आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करनी है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.25। और sin 30 कौन है? 1/2। तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो m क्या होगा? 4.5 इंटू 10⁻²। देखो 0.25 है ना, तो उसको 1/4 कर दो। 1/4 इंटू 2 8 सामने चला जाएगा तो ये 8 4 ज़ा 32 और ऊपर हाफ मतलब 36 इंटू 10⁻²। 0.36 आंसर आपका आ जाएगा जूल पर टेस्ला। 8. The flux associated with the closed loop is phi t is equal to 3t² plus 2t plus 5. If the resistance of loop is 14 ohm, ये आपको फ्लक्स का इक्वेशन दिया है, ये रेजिस्टेंस दिया है। द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन 2 सेकेंड। चलो सबसे पहले तो आपको जो फ्लक्स दिया है 3t² प्लस 2t प्लस 5, हमको ईएमएफ चाहिए, तो हम यहाँ पे फेराडेस लॉ यूज करते हैं। फेराडेस क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं चाहिए हमको। ओके, तो इसका क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डेरिवेशन करेंगे। तो ये क्या हो गया? 60 प्लस 2। ये आपको ईएमएफ का फॉर्मूला मिला। लेकिन कौन से टाइम पे चाहिए? 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 इंटू 2 प्लस 2 लिखूंगा, तो ये आपको 14 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको तो करंट चाहिए। करंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? E/R। ईएमएफ आपने 14 फाइंड किया, रेजिस्टेंस भी 14 है, तो आपको करंट मिलेगा 1 एम्पियर। सिंपल चीज, एकदम इजी। नेक्स्ट 9. करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। मतलब आप यहां पे लिख सकते हो कि करंट का चेंज क्या हुआ? -5 एम्पियर। पहले करंट 5 था, फाइनल 0 हुआ, मतलब करंट का चेंज, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, 0 -5 एम्पियर। कितने टाइम में हुआ? 0.1 सेकेंड में हुआ। देखो लिखा है। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ कितना दिया है? 100 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ। तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ई का फॉर्मूला क्या है बच्चों? -L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ईएमएफ आपके पास है 100, माइनस L आपको फाइंड करना है। डेल्टा आई कितना? -5 अपॉन डेल्टा टी कौन? 0.1। तो L आपके पास हो गया 100 इंटू 0.1 अपॉन 5। तो ये आपको मिल जाएगा 2 हेनरी। 10. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन। चलो, 2 कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको बोलते हैं? मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू एक का करंट और दूसरे का फ्लक्स। तो सिंपल, ये दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता होगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता होगा, दोनों एक दूसरे के कितने दूरी पे, सेपरेशन पे भी डिस्टेंस करता होगा। सही है। हाँ, लेकिन यहां पे करंट इंक्रीज होगा तो यहां पे फ्लक्स इंक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। उसका मतलब करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेकिन रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो ये करंट पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मीडियम दोनों के बीच में उस पे भी डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखो, सेम चीज सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी। 11. A 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency 200 रेडियन पर सेकेंड। देखो, ये आपको रॉड की लेंथ दी है, ये आपको ओमेगा दिया है। नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सर्कुलर मेटालिक रिंग। A constant and uniform magnetic field of this much Tesla, 0.5 Tesla, parallel to the axis exist everywhere. The EMF developed between the center and the ring. जो सेंटर पे और यहाँ पे हमने एक रॉड रखा है जिसकी लेंथ कितनी है? R बोल देते हैं, जो उसकी लेंथ के बराबर होगी रेडियस। ये यहाँ पे घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अपर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा और उसका फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, B ओमेगा 1/2 B ओमेगा R²। 1/2 B कितना है बच्चों? 0.5। ओमेगा कितना है? 200 और रेडियस मतलब लेंथ ले लेंगे 1 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया, ये कितना हो गया? देखो 100 इंटू 0.5, 50 वोल्ट आंसर आ ही जाएगा। सही है बच्चों, C।
12 from which of the following option the power factor of an AC current can be 0? पावर फैक्टर को आपको जीरो करना है। पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z। पावर फैक्टर ये पूरा पावर फैक्टर है, तो ये जीरो कब होगा? जब आपका रेजिस्टेंस जीरो होगा। सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो यहां पे सर्किट में कौन होगा? सिर्फ L एंड C होगा, तभी उसका पावर फैक्टर जीरो होगा। सही है बच्चों, याद रखो। 13 एन LCR सर्किट सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज 240 वोल्ट। ये आपको मैक्सिमम वोल्टेज दिया है AC सर्किट का। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन दिस सर्किट इज 45 डिग्री, मतलब ये फेज डिफरेंस 5 दिया है। एंड द रेजिस्टेंस इज 100 ओम। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट इज। चलो यहां पर फेज डिफरेंस हमको दिया है, और दिया और कौन है? रेजिस्टेंस, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझको करंट चाहिए, तो करंट चाहिए तो मुझको ये करना पड़ेगा VRMS। देखो RMS वैल्यू पूछी है, अपॉन Z करना पड़ेगा। तो मेरे पास VRMS तो है नहीं, लेकिन मुझको एक चीज पता है कि VRMS होता है Vm/√2 और इंटू Z। अभी Z भी मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझको Z फाइंड करना पड़ेगा। मुझको यहाँ पे दो चीजें पता है, एक तो वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस और एक तो फ्लक्स फेज डिफरेंस भी। तो मैं सबसे पहले इंपीडेंस कैसे फाइंड करूंगा? तो ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए पावर फैक्टर का। cos phi इज इक्वल टू R/Z। ये आपका 45 डिग्री यहां पे रख दोगे तो ये हो गया 1/√2। R आपके पास है कुछ, कितना R? 100 अपॉन Z। तो Z कितना हो गया? 100√2। चलो यहां पे रखे। Vm कितना? 240√2 और Z कितना? 100√2। तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 200 हो जाएगा ना बच्चों? हाँ, तो ये 1.2 आंसर आएगा शायद, 1.2 एम्पियर। सही है बच्चों, बिल्कुल सही। याद रखो, डायरेक्ट नहीं ले लेना है क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस है। हाँ, अभी रेजोनेंट कंडीशन बोली होती शायद तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट R लिख लेता, लेकिन यहाँ पर इंपीडेंस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं है। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट एम्पियर मैक्सवेल लॉ? सिंपल चीज, एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहां पे दिख रहा है? ये रहा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। सही है ना बच्चों? सही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, Which of the following may be used in a speed gun to measure the speed of the ball in cricket match? जब भी कोई स्पीड फाइंड करनी है, रडार सिस्टम है, तो वो सब में होते हैं माइक्रोवेव्स। क्या होते हैं? माइक्रोवेव्स। याद रखो। 16 The speed of light in a medium of refractive index 1.25. V is the speed of light in any medium and it is given by C by N. C is the speed of light in vacuum. It is 3 × 10⁸ and N is the refractive index 1.25. इसको बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हो गया 5/4 × 10⁸। 12/5 मतलब ये 2.4 हो जाएगा, 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 17 A small telescope has an objective of focal length 140। देखो ये फोकल लेंथ की ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। आईपीस की फोकल लेंथ मतलब FE आपको दी है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हेन द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। पर नॉर्मल एडजस्टमेंट में उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? FO/FE। FO कितना बच्चों? 1/40 अपॉन ये 5 कर दिया तो ये 28 आ जाएगा। सही, बिल्कुल क्लियर। 18 Which of the following figure is correct on basis of Huygens principle for refraction of a plane wave by a thin prism? देखो एक सिंपल चीज समझा देता हूं मैं आपको। मान लो कि यहां से कोई रे आता, तो रे कैसे जाता? ऐसे होके ऐसे चला जाता। दूसरा पैरेलल आता इसको, तो वो ऐसे करके ऐसे चला जाता। हाँ, तो भाई इसको ही परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर दो। तो यहां से प्लेन आ रहा था, वो ऐसे हो गया और यहां से ऐसे निकलेगा। कहां पर है ऐसा आंसर? यहां पर आंसर कहां पर है? अरे अरे अरे, ये तो सब सिमिलर लग रहे सारे। हाँ, मतलब हम इसको, ये दोनों फिगर मतलब ये पैरेलल नहीं जाएगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट होके जाएगा। मतलब आपका आंसर बी लिख सकते हो आप। सही है ना बच्चों?
बी जैसा कुछ लग रहा है, ऐसे जाएगा। ये थोड़े दोनों पैरेलल तो नहीं निकलेंगे, दोनों पैरेलल देखो लगता है ना पैरेलल। चलो नेक्स्ट 19. Two wave having same intensity I0 and originated from the two non-coherent source superpose at a point. The average intensity but total intensity at incident point I1 plus I2 2 under root I1 I2 और cos यहां पे डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 मतलब फेज डिफरेंस बोल सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, और इसके लिए इसकी एक इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, तो यहां पे ये तो 0 हो गया, तो आपको दोनों की इंटेंसिटी का एडिशन ही मिलेगा I0 प्लस I0 2I0। कहां पर है ऐसा आंसर बी सही है। 20. In the case of photoelectric effect on increasing the frequency of incident light, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। फॉर्मूला हमको पता है, ये रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इंक्रीज्ड, thus the kinetic energy of emitted electron increases, hence पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। लेकिन करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंटिल इंटेंसिटी इज चेंज्ड। क्लियर हुआ? तो यहां पे आंसर क्या आएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज्ड। नेक्स्ट 21. द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? बार बार लगातार रिपीट हो रहा है ये। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V नॉट E। स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट और ये E, तो ये हो गया 1.5 eV। 22. If de Broglie wavelength of a dust particle of mass this much, देखो मास दिया है एंड वेवलेंथ भी आपको दिया 3 × 10⁻⁻25, देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, भाई लैम्बडा क्या है फॉर्मूला H/mv, तो हमको v फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं H/m लैम्बडा दी ब्रोगली वेवलेंथ। तो H आपके पास है 6.6 × 10⁻34, m 1 × 10⁻9 और लैम्बडा 3 × 10⁻25। ये तो निकल गया सब, तो यहां पे हो जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। सही है, सही है। 23. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में किसकी नहीं है? तो देखो एक चीज समझाता हूं मैं, मेटल्स जो है मोस्ट ऑफ मेटल्स उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि जहां पे आपको फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन मिलेगा वो सारे अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल हो रहे हैं। लेकिन जो अल्कलीज है जिनके लिए विजिबल रीजन में आपको मिलेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहां पे अल्कलीज कौन है? देखो तो बच्चों, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं? सोडियम। अरे एक मिनट, लेकिन पूछा क्या है? अल्ट्रावायलेट, नॉट लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो यहां पे आपको सोडियम मिलेगा। सही है। नेक्स्ट 24. द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज, भाई मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E/c। E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इट इज hf, मतलब न्यू भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पे f है तो हम f लिखेंगे hf/c। If the radius of hydrogen atom in its first orbit is a0, then the radius in a third excited, भाई उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस थी उसकी a0, तो आपको थर्ड एक्साइटेड मतलब फोर्थ ऑर्बिट होगी, है ना, तो उसमें आपको रेडियस फाइंड करनी है। वी नो दैट r प्रोपोर्शनल टू n², डायरेक्ट कर सकते हो, r4/r1 इज इक्वल टू 4/1 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस से 16 टाइम्स होगी, तो ये आपको मिलेगा 16 a0। 26. द साइज ऑफ एटम इन अ थॉमसन मॉडल, साइज तो रुदरफोर्ड हो या थॉमसन हो, दोनों में एटम्स की साइज तो क्या ली गई थी? उसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर ही थी, तो यहां पे नॉट डिफरेंट फ्रॉम रुदरफोर्ड मॉडल। 27. In accordance with Bohr's model, the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in orbit
of radius 1.5 into 10 to 11 meter with the orbital speed of 3 into 10 to 4 meter per second is। चलो, हम बोहर मॉडल किसको अप्लाई होता है? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को। लेकिन वही मॉडल हम अप्लाई कर देते हैं सन के अराउंड अर्थ के रिवॉल्यूशन को। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ कितना? mvr, इट इज nh/2π। तो हमको डिसाइड करना है कि भाई ये अर्थ है वो कौन से क्वांटम नंबर में होगी, क्वांटम नंबर हमको फाइंड करना है। तो n को सब्जेक्ट बना दो बच्चों, 2π mvr/h, सिर्फ वैल्यू रखनी है 2, पाई की वैल्यू 3.14। मास क्या होता है? मास क्या होता है अर्थ का? 6 इंटू 10 टू 24। v कौन है बच्चों? 3 इंटू 10 टू 4। रेडियस कौन है बच्चों? 1.5 इंटू 10 टू 11। h कौन है? 6.625 इंटू 34। चलो क्या होगा? इसको सिंपल करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? देखो एक दूसरे को मैं इनको कट कर देता हूं, चलेगा? ऑलमोस्ट मैंने कट कर लिया। ये 90 मतलब 9 से 27 के अराउंड कुछ आएगा, 26 है ना, ओके चलेगा, इंटू 58 73, ये 73 आएगा, 10 टू 73। एक पॉइंट कवर करोगे तो 74 वाला आंसर आ जाएगा। करना कैलकुलेटर से हो जाएगा शायद। 28 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x। भाई काइनेटिक एनर्जी आपको दी है x, तो टोटल एनर्जी हमको पता है कोई भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -k इज इक्वल टू u/2। तो हमको टोटल फाइंड करनी है, तो जो काइनेटिक x है तो ये एनर्जी हो जाएगी -x। 29 चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, एक मिनट, ओके, choosing the correct option complete the given nuclear fission reaction that occurs in the sun। 2H3 अरे 2He3 आएगा बच्चों यहाँ पे, 2He3 प्लस 2He3 gives 2He4, 1H1 और यहाँ पे 12.86 मेगा EV। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 इज, और आरो आपको दिया है। वी नो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक मास A इज गिवन बाय R0 a⁻1/3। R0 कितना है? 1.2 फर्मी। A कितना है? 27 की 1/3 पावर। तो यहां पे 1.2 फर्मी इंटू 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3.6 फर्मी। 3.6 फर्मी क्या होता है? 10 टू पावर -50। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी? हमको पता है पर न्यूक्लियॉन बोला है, ये हो गया 26, Fe56 में होगा 8.8 ऑलमोस्ट। 32 अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम मास में, मास कितना है? 1 मिलीग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg। गलती मत कर देना, इसलिए मैंने 2 बार लिखा। मिली का -3 और ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है तो फिर से -3, तो ये 10 हो गया -6 kg। सो द एनर्जी इज इक्वल टू mc²। m क्या है? 10 टू पावर -6 और ये c इंटू c आपका ये रहा, तो यहां पे बन जाएगा 9 इंटू 10 टू 10 जूल। कहां पर है ऐसा आंसर? तो आपको मिल जाएगा बी में। नेक्स्ट 33 द एटॉमिक मास ऑफ 2 आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर 34.98 U and 36.98 U। The relative abundance are 75.4% and 24.6% respectively. Then the average atomic mass of the element is। चलो हमारे पास 2 आइसोटोप है, एक का मास है 34.98 U और उसका प्रोपोर्शन कितना है? 75.4%। दूसरा जो आइसोटोप है ये क्लोरीन का आइसोटोप है, आप डायरेक्ट बोल भी सकते हो जो थियरी याद है तो उसका मास इतना है और उसका
प्रपोर्शन इतने परसेंट है। तो आपको एटॉमिक मास चाहिए, तो हमने पढ़ा है कि भाई एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो आप ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, 34.98 इंटू 75.4 प्लस 36.98 इंटू 24.6 अपॉन 100%, तो आपको 35.47 या तो 35.5 यू अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। कर लेना कैलकुलेटर से, हो जाएगा। सही है, टेक्स्ट बुक का ही है। 34 इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर, चलो पढ़ते बारी बारी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी, नहीं भाई ये तो गलत है, इलेक्ट्रॉन तो माइनॉरिटी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, अब तक सही है। पेंटावेलेंट आर डोपेंट, सही गलत है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट डोपेंट होते हैं। होल्स आर माइनॉरिटी, ये तो यही से गलत हो गया। पी टाइप में तो होल मेजॉरिटी होते हैं। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट आर डोपेंट, तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा कौन सा बच्चों, डी। 34 when forward bias is applied to pn junction, आपको पता है जब we apply forward bias to pn junction, the external electric field and the electric field of pn junction both are in opposite direction, therefore the potential barrier decreases, और उसकी विड्थ भी डिक्रीज होगी। याद रहे, तो लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट आएंगे। यही बात रिवर्स बायस में होती तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आते, तो यहां पे राइज होता पोटेंशियल बैरियर, लेकिन यहां पे फॉरवर्ड बायस पूछा है तो लोअर ही आएगा। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सीडीएस? अरे ये कौन है बच्चों, ऑर्गेनिक। कहां पर ऐसा, सीडीएस ऑर्गेनिक। अरे ऑर्गेनिक कहां से आया, ये तो ऑर्गेनिक कहां से आया, इनऑर्गेनिक आएगा ना बच्चों। सीडीएस कंपाउंड बोलते हैं जिसको, इसमें इनऑर्गेनिक होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव एनर्जी गैप मोर देन 3 eV? भाई ये किसके लिए है, नॉन मेटल्स के लिए। किसके लिए है, नॉन मेटल्स के लिए। याद रखें, मेटल्स के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 3 eV से कम सेमीकंडक्टर्स के लिए है, और उससे ज्यादा इंसुलेटर या तो नॉन मेटल्स भी आप बोल सकते हो। 38 if diode having infinite reverse bias resistance is connected in a circuit as shown in figure, then I1 and I2 are respectively। भाई यहां से आप देख सकते हो कि देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, तो ये तो आपका रिवर्स बायस हो गया, तो यहां से तो करंट जाएगा नहीं, तो आपका I1 हो जाएगा 0। तो बात किसकी रही अभी, ये तो सर्किट में सिर्फ इस रेजिस्टेंस को मान लो, तो करंट आपका क्या होगा, V/R। V आपके पास है 10/50 ओम रेजिस्टेंस, ये 0.2 एम्पियर आ जाएगा, तो 0.0 एंड 0.2 एम्पियर। 38 if an electric charge Q is placed at the center of a cube, then the flux associated with each surface of the cube is। आपने इस क्यूब के सेंटर पे Q चार्ज रखा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, but total flux according to Gauss law Q by epsilon 0, लेकिन it passes through the all phases। how many phases are there, 6 phases, so each phase has flux Q upon 6 epsilon 0, 6 पार्ट का हो जाएगा हर एक में से। 40 the dimensional formula of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है तो याद रखो, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, यूनिट याद रहना चाहिए न्यूटन पर कूलम, और इससे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो m1L1T-2 अपॉन T1A1, तो फाइनल कर लोगे तो m1L1T-3A-1। कहां पर है ऐसा बच्चों, 41 two identical conducting sphere A and B having charge plus Q and minus Q are kept at distance D apart experiences Coulombian force F between them. If 50% of charge is transferred from sphere B to A, new Coulombian force between them। इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था माइनस Q, और डिस्टेंस जब दोनों के बीच का D था तो फोर्स था F इज इक्वल टू K Q1 माइनस Q2 अपॉन D स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं K Q² अपॉन D स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में। अभी हमने क्या करवाया, यहां से 50% चार्ज इसको दे दिया, 50% मतलब कितना, हाफ, तो इसका 50% चार्ज इसको देने वाले हैं हम लोग। तो इसका चार्ज था माइनस Q, ये पॉजिटिव था,
जिसका चार्ज q था उसमें से हाफ निकाल दिया, मतलब q माइनस क्यू बाई टू। यहां से जो पॉजिटिव निकला वो उसको हमने इसको दे दिया, तो इसका जो माइनस q था उसमें प्लस q बाई टू ऐड होगा, तो इसका नया चार्ज हो जाएगा q बाई टू और इसका नया चार्ज माइनस q बाई टू। अभी नया फोर्स गिनेंगे सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे, k q1 q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहां पे माइनस 1/4 ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। लेकिन बच्चों के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर नेगेटिव को तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ, तो फोर्स आपका हो जाएगा F/4। एकदम इजी सिंपल चीज है। 42 3 equal charges plus q each are placed at the 3 vertices of equilateral triangle, the electric field at the centroid of the triangle। याद रखो बच्चों, कोई भी पॉलीगॉन लो जो रेगुलर हो उसकी सभी साइड सेम होनी चाहिए, उसके हर एक वर्टेक्स पे आप सेम चार्ज रख दोगे तो उसका जो सेंटर होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो ही होगा। ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, हम मान लेंगे। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, जहां पर साइड्स सेम होती है। सही है बच्चों। नेक्स्ट 43 if two infinite plane sheets having same surface charge density sigma are placed parallel to each other, the electric field between two sheet is। भाई दोनों के बीच में देखो यहां पर भी प्लस सिग्मा है, ये दूसरी शीट है उस पर भी प्लस सिग्मा है, दोनों में प्लस है, मतलब यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ये डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी फर्स्ट प्लेट है, और ये जो सेकंड प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वही पॉइंट से अवे, मतलब ये डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन ये दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आ ही जाएगा। सही है, सही है। 44 as shown in figure, charges plus q each are placed at the 4 vertices of a square, then the Coulombian force acting on the charge placed at the vertex d पे जो लग है उस पे फोर्स गिनना है। चलो यहां पे देख लेते हैं, ये a है, b, c और यहां पे मैं लिख देता हूं d। इस पे चार्ज है प्लस q, इस पे हर एक पे प्लस q शायद, ओके। यहां पर भी प्लस q है और यहां पर भी प्लस q है। समझो होगा क्या, आपको फोर्स किस पे गिनना है, डी पे कितना फोर्स लगेगा, यहां पे ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये नीचे फोर्स लगाएगा कितना, k q1 q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस d मान लो, तो नीचे लगेगा। ये इस पे लगाएगा तो ये डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो गया k q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसका फोर्स और इसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये जो है उसका फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा k q स्क्वायर अपॉन, अभी ये डिस्टेंस आपका d है, ये डिस्टेंस d है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आपका √2d हो जाएगा। पाइथागोरस यूज कर सकते हो, तो यहां पर डिस्टेंस √2d का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहां पे 3 फोर्स लगे इस पे, लेकिन तीनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये ऐसे लग रहा है और ये दोनों की डायरेक्शन अलग है, तीनों की अलग है वैसे तो काम करते हैं, ये दोनों सेम है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, चलो यहां पे पाइथागोरस यूज कर लेंगे, तो इसका और इसका ये डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस यूज करोगे तो यहां से अंडर रूट इसका स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये सिमिलर है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये किसका फोर्स आया, डी पॉइंट पे इसके कारण और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस, और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इतना आएगा, और एक फोर्स लग रहा है ये वाला, तो ये करेंगे तो इसके साथ ये ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स आपका हो जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। तो यहां पर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो √2 प्लस 1/2। कहां पर है ऐसा आंसर, तो आप लिख सकते हो ए में, बराबर बच्चों। नेक्स्ट 45th चार्ज q is placed at the center of circular path of radius r,
द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम वन एंड ऑफ द डायमीटर टू अदर एंड ऑफ सर्कुलर पाथ इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू। एक चीज समझ लो बच्चों, एक सर्कुलर पाथ है जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज है और आपको किसी और चार्ज को, किसको लाना है बच्चों, प्लस क्यू को, उसका यहां पे पॉइंट है, वहां से उसको यहां तक लाना है। तो वर्क डन कितना, सिंपल चीज बोल देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज को हम कोई दो पॉइंट के बीच में ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन होगा Q इंटू डेल्टा वी। नेगेटिव साइन को निकले कर दो, तो W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। अरे बच्चों, जब ये यहां पर था तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इसके कारण यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। तो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी आपका जीरो ही हो जाएगा। सही है बच्चों। नेक्स्ट, बाय कीपिंग अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड एंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। जो रॉन्ग है वो हमको सही करना है। पहले हम क्लियर कर लेते हैं, कोई कंडक्टर को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो याद करो पहले जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उसका सारा चार्ज मतलब वो न्यूट्रल था, ऐसे ही मान लो ना, ऐसे था। लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो पॉजिटिव चार्जेस है उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे। सही है बच्चों। और नेगेटिव चार्ज सारे यहीं पे आ जाएंगे। तो जो भी चार्ज था वो उसकी सरफेस पे आ गया। उसका मतलब सिंपल हो गया कि जो हम सरफेस के इनर पार्ट में कोई गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो इसका एंक्लोज चार्ज जीरो होगा, यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। मतलब सारा चार्ज कहां पे, सरफेस पे, और सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो फिर ऐसे एंटर होगी, वो फिर ये लाइन जो यहां जा रही थी उसको अट्रैक्ट करेगी और जो भी सरफेस है वहां से नॉर्मल की डायरेक्शन में ये आ रही, तो ऐसे नॉर्मल की डायरेक्शन में ये यहां से एंटर नॉर्मल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जो भी लोकल पॉइंट है वहां से नॉर्मल हो जाएगा। और सरफेस के अंदर भाई यहां पर तो चार्ज है नहीं, तो इसको होलो मान ले, और होलो स्फीयर है तो क्या होगा, उसके अंदर का पोटेंशियल जितना उसकी सरफेस का पोटेंशियल है इसके बराबर ही होगा। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी, तो ये सब सही है। तो गलत क्या है, चलो देखते हैं। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये तो सही है। और क्या बोला है, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सही है बच्चों, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर हैव एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। इंटीरियर पार्ट में चार्ज होगा नहीं भाई, इंटीरियर पार्ट में चार्ज होगा ही नहीं, पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ, और लास्ट देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। सही है बच्चों, क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पे आ गया, तो इसको आप होलो स्फीयर मान सकते हो या होलो बॉडी मान सकते हो। जो होलो है तो उसके अंदर के कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो जितना उसकी सरफेस पे है उतना होगा। सही है, तो सी आंसर यहां पे रॉन्ग है। 747, अ चार्ज कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड देन। याद करो, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे किसी बैटरी से तो इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और अभी हमने बैटरी रिमूव कर दी। पर बैटरी रिमूव करी तो यहां पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके। अभी क्या, चार्ज बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और किसी के साथ हमने जोड़ा भी नहीं है, तो चार्ज को जाने के लिए तो कोई जगह है नहीं, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब तक आप कैपेसिटर को आइसोलेट करोगे तब तक चार्ज चेंज नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं आएगा। चार्ज ऑन द प्लेट विल रिमेन सेम, तो ये आपका सही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। चलो भाई, V इज इक्वल टू ED, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा है ना, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेकिन यहां पे तो डिक्रीज लिखा है। और कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। 48,
विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज नॉट पोलर, भाई पोलर कौन नहीं है, तो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है H2। 49, if a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery, the electrostatic energy of capacitor, we know that energy of capacitor is equal to 1/2 CV square। 1/2, what is capacitance? 12 picofarad, मतलब 10 to power minus 12, and voltage is given 50 और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 6, 150 वाला ओ सब 150 वाले हैं तो ये 2500 होगा, तो 150 और 00 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 जूल। कहां पर है आंसर? आपका सी आ जाएगा। सही है बच्चों। नेक्स्ट, if a conducting wire of length L is uniformly stretched to double the length, the conductivity याद रखना, रेजिस्टेंस अलग चीज है, रेजिस्टिविटी अलग चीज है। इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस और इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। ये सब डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। तो ये है रो एल अपॉन ए, इसको बोलेंगे तो ए अपॉन रो एल, ये रेजिस्टेंस है और इसको हम कंडक्टेंस, इसको सिग्मा भी बोल सकते हो या तो फिर उसको एस भी बोल सकते हो, चलेगा। लेकिन ये जो है ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल की, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उसको डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ध्यान से देखना, यहां पे कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है। जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस या तो रेजिस्टेंस, तो वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जो लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L, व्हाइल वी आर स्ट्रेचिंग द वायर R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम। जो आपका कंडक्टेंस है वो 4th पार्ट का हो जाएगा, लेकिन कंडक्टिविटी रिमेन्स सेम, याद रखना, रिमेन्स सेम, बरोबर है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? रिमेन्स सेम, कंडक्टिविटी बोला है इसलिए। क्लियर हुआ बच्चों? क्या आएगा? रिमेन्स सेम। चलो नेक्स्ट, हो गए 50। अभी पढ़ते हम पार्ट बी, बराबर है। चलो